बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ नाजरीन। आज और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे मुमालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मस से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मस से गुजर के निकल जाए। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और ये कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामलात कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहाँ से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वहाँ गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़िज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उससे लड़ाई का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फ़ायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं।
लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दिया, रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं, ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त 150 अरब डॉलर अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये 800 अरब डॉलर बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे, लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को तूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टोनकिन में हुआ था, ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो रहे हैं। अमेरिकन कहाँ पे हैं, कब पहुंचेंगे, उनके मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कोई भी हमारे पास अभी खबर नहीं है। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे, अभी हमारे पास इतला नहीं है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बताई है। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके एजेंडे में नहीं है, इस वक्त उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते या होंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कही जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जारी की गई है। ईरानी सफारतखाने ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अरागची की मुलाकात की वीडियो जारी की है। मुलाकात एक जो है उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल थे और ये मुलाकात अलग मुलाकात है। इसकी वीडियो जारी की गई सफारतखाने की जानिब से। अब वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ बस दिखावे के लिए है ना, दर्शनी पहलवान है। एक्चुअली जो काम करने वाला आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिसके कंट्रोल में सारा मुल्क का स्याह और सफ़ेद है और फील्ड मार्शल के फैसलों के मुताबिक ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अब ईरान ने कुछ चीज़ें पाकिस्तान तक पहुंचाई और पाकिस्तान को बताई। ये अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, कुछ ईरानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ना सिर्फ ईरान ने अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे, बल्कि जो अमरीकी मुतालबात पे ईरान को एतराज़ात हैं वो एतराज़ात भी ईरान ने पाकिस्तान के सामने रखे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान ने आसिम मुनीर साहब जब गए थे ईरान में तो ये 3 दिन ईरान में रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आबने हुर्मुज़ खुल जाए और ये इनका टास्क था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज्जत और बेइज्जती का मसला बना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने कामयाब सफारतकारी उस वक्त की थी, उन्होंने आबने हुर्मुज़ को खुलवा दिया था। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बहुत बड़ा दिल किया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव में रहता है। अभी इसराइल की जानिब से बाकायदा जो उनका चैनल 12 है, उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है और वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि ये नाकाबंदी आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक किया है वो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ईरान जो है उसको बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर सकता, ये दबाव अब इसराइल डाल रहा है। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरानी क़यादत का और सबका कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आबने हुर्मुज़ खुल गई है, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ को उस वक्त खोल दिया था जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से गए थे ईरान में। लेकिन फिर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी और फिर नाकाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया जाता है। अब ये शिकवा ईरानियों ने किया जी कि हमें ये गारंटी दी गई थी और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ये बताया गया था कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करता है तो अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करता है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा जो मसला था आम तरीन, वो लबनान में जंगबंदी का था। वो ईरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला और इसराइल की और लबनान में वो जंगबंदी भी करवा दी। तो ये चीज़ें हल होने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी है उसने मामला ख़राब किया हुआ है। अब इस नाकाबंदी से डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अमरीकी तेल बिक रहा है और गल्फ के अंदर जो तेल की बड़ी दुकान है वो बंद पड़ी है और इससे वो ईरान के ऊपर एक दबाव पैदा कर रहे हैं और दीगर ममालिक पे भी दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पे ना इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर भी है। ईरान से 4 जहाज़ निकले हैं, टैंकर्स, आबने हुर्मुज़ में से ईरान से इजाज़त लेने के बाद। इन चारों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक यूनान से है। तो ये 4 बहरी जहाज़ निकले और ये अब क्रॉस करके अमेरिकन ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। देखना ये है कि अमरीकी इनको जाने देते हैं
या इनको रोकते हैं। इससे पहले जो ईरान से जुड़े हुए जहाज या टैंकर्स हैं उनको तो अमेरिकन रोक लेते हैं, और ईरानियों ने भी कई जहाज़ों को रोका है, बल्कि एक जहाज़ को वो कब्जे में करके साथ ले गए, उन्होंने उसको सीज कर दिया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ईरानियों को लगता है कि ये जहाज़ जासूसी का काम कर रहा है अमेरिकन के लिए, और इसने अमेरिका की बंदरगाहों के भी चक्कर लगाए हैं, इस रीजन में भी चक्कर लगा रहा है। तो इस जहाज़ में ईरानियों को शक है कि जासूसी के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जहाज़ को सीज कर दिया है। एक फुटेज भी जारी की है जिसमें ईरानी फोर्सेज जो है वो जहाज़ को कंट्रोल कर रही हैं। अब ईरान के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह है इब्राहिम अजीजी। याद रखिएगा, कौमी सलामती कमेटी जिस भी मुल्क की होती है वो मुल्क की एक अहम तरीन बॉडी होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, इसी तरह जब अमेरिका में इस किस्म की मीटिंग होती है तो उनका सदर ट्रंप जो है वो चेयर करता है। तो ईरान में इसके लिए उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है, और आजकल ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी। ये आप इन्हें देख सकते हैं। ये इब्राहिम अजीजी साहब जो हैं ये अब कौमी सलामती कमेटी के हेड हैं, तो बड़े अहम ओहदे पे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इराक़ची ने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, जोहरी मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आए, यानी जो एटमी मामलात हैं उन पे इराक़ची के पास मैंडेट नहीं है, उस पर वो बात करने नहीं आए। नाज़रीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है, और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर, इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में, यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फोर्स पहुँची है, और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में, यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते इसराइल को हिट करने के लिए तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है, जबकि इसराइल में बिन गवेर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। न सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इत्तलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा।